हैं हमारा ब्रेन रखा है क्रेनियम में, तो हम लोगों ने जब स्कल पढ़ा था तो स्कल में सिर्फ क्रेनियम को शामिल नहीं किया था, ब्रेन बॉक्स को शामिल नहीं किया था, इसमें फेस को भी शामिल किया था, कान को भी शामिल था, और हमारे ब्यूकल कैविटी के नीचे एक हड्डी थी यू शेप, हाइवाइड। कौन थी? हाइवाइड। और हाइवाइड की विशेषता थी ये किसी भी बोन से अटैच नहीं है, ये सॉलिट्यूड बोन है, अकेली बोन है, और अगर ये किसी से अटैच है तो टंग से अटैच है, जीभ से अटैच है, और ये कहां पर है? बक्कल कैविटी के नीचे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर हम लोगों ने बात करी थी जो हमारा क्रेनियम है जिसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं, इसमें सारी हड्डियां फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, और जिस ज्वाइंट से जुड़ी हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, जो क्रेनियल बोन्स है क्या उनके बीच में ज्वाइंट इमूवेबल था? मूव करता था? नहीं, मूव नहीं करता था, वो इमूवेबल था। और 8 क्रेनियल बोन थी, जिसमें सामने वाली फ्रंटल, पीछे वाली ऑसिपिटल, कान के पास टेम्पोरल। अच्छा, फ्रंटल और ऑसिपिटल के बीच में पैराइटल। टेम्पोरल कितनी थी? 2। पैराइटल, फ्रंटल, ऑसिपिटल। फोरामेन मैग्नम कहां था? ऑसिपिटल बोन कहां था? ऑसिपिटल। क्या ऑसिपिटल में एक कोंडाइल था? कितने थे? 2 कोंडाइल। क्या इंसान का स्कल डाइकोंडाइलिक है? हमारा स्कल डाइकोंडाइलिक है। यही 2 कोंडाइल की मदद से, इन्हीं 2 कोंडाइल की मदद से हमारा स्कल एटलस पे रखा हुआ है। किस पे रखा है? एटलस पे। इसका मतलब जो कोंडाइल है इनको अटैचमेंट देने के लिए, इनको बैठने का स्थान देने के लिए एटलस के पास जगह है, एटलस के पास डिप्रेशन होता है जहां दोनों कोंडाइल फिट हो जाते हैं। अच्छा, पहली और दूसरी वर्टेब्री जो थी एटलस और एक्सिस, उसमें एक ज्वाइंट था। कौन सा ज्वाइंट था? पाइवॉट। कौन सा था? पाइवॉट ज्वाइंट। एनसीईआरटी में लिखा है पाइवॉट ज्वाइंट, और ये कहां होता है? एटलस और एक्सिस के बीच में, फर्स्ट और सेकंड वर्टेब्री के बीच में होता है। इससे हमारी जो हेड है ये थोरैक्स के साथ जुड़ा है और ये मूव भी करता है। जब भी हम नो सिग्नल करते हैं, ये नो सिग्नल करते हैं, दैट्स अ पाइवॉट ज्वाइंट। एटलस और एक्सिस के ज्वाइंट की वजह से ये मूवमेंट होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि 2 क्रेनियल बोन ऐसी होती हैं जो आपको सिंपली दिखाई नहीं देती हैं। एक आंख के अंदर से दिखी थी जिसको हमने एथमाइड बोला था, और एक बटरफ्लाई शेप थी स्फेनॉइड। कौन सी थी? स्फेनॉइड। इस तरीके से क्रेनियम टोटल 8 बोन से मिलकर बनता है, और ये ज्वाइंट होते हैं, इनको सूचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। सूचर्स आसानी से टूट जाते हैं। अगर हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, मार्चरी में जाते हैं, तो जो वहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट होता है जो बॉडी को चीरता फाड़ता है, वो यहाँ पे औजार रखता है और हथौड़े से मारता है, और ये सूचर्स टूट जाते हैं। और ब्रेन को हम देख सकते हैं कि ब्रेन में किस तरीके की इंजरी है। जब भी हमारी मृत्यु होती है, और मृत्यु में अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंटल केस है, तो हम ब्रेन का भी मार्टम करते हैं, देखते हैं, तो इसको खोलते हैं, हम खोल सकते हैं, इसका मतलब सूचर्स टूट सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हमारे बोन के अलावा फेस था। बेटा फेस में 14 बोन थी। कितनी थी? फेस में 14 थी। और सीक्वेंस में देखते चलो बेटा, लोअर जा को मैंडिबल बोलते हैं, अपर जा को मैक्सिला बोलते हैं। मैंडिबल कितनी थी? सिंगल। मैक्सिला 2 थी। अच्छा, मैक्सिला से ऊपर जाए जाइगोमेटिक, और जाइगोमेटिक कितनी है? 2 है। अच्छा, अगर हम मुंह को खोलें पैलेट आएगा, और पैलेट में कौन सी बोन? पैलेटाइन। कितनी? 2 होती है। नेजल कितनी होंगी? 2। इंफीरियर नेजल 2, और नाक के अंदर एक बोन वोमर। कौन सी है? वोमर है। अच्छा, लेक्राइमल भी होगी, और लेक्राइमल की संख्या 2 होती है। इस तरीके से सारी बोन हो गई, और बोन सारी मिलाएंगे तो 14 हो जाएंगी। इसके साथ साथ में हम लोगों ने देखा था कान में 3 हड्डियां थी, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। मैलियस, इंकस, स्टेप्स, और ये तीनों ईयर आस्कल के नाम से जानी जाती हैं। राइट में भी 3 होती है, लेफ्ट में भी 3 होती है, और हर बच्चे के ब्रेन में ये होना चाहिए। ये जो ईयर आस्कल्स है ये साउंड को एम्पलीफाई करती है। जो आवाज है जिस डेसिबल में आपके पास जा रही है उसको एम्पलीफाई करना इन बोन्स का काम है। क्लियर? अच्छा, इसके साथ साथ हमारा पूरा जो स्कल था, इस पूरे स्कल में टोटल 29 बोन थी, जिसमें हाइलाइट को भी हमने इंक्लूड किया था। इसके बाद बैकबोन में 26 बोन थी। रिब्स 12 पेयर थी। कितनी थी? 12 पेयर। 12 एक साइड में, 12 एक साइड में। क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर देना है सोच के। बेटा रिब्स डार्सली जुड़ी हैं,
वर्टिबल कॉलम। रिब्स डार्सली किससे जुड़ी है? वर्टिबल कॉलम। और सिंगल हेड से या टू हेड से? दो हेड से। इस वजह से क्या कहते हैं? बाइसिफेलिक, बाइसिफेलिक कहते हैं। और वेंट्रल साइड में जुड़ी है स्टर्नम से। क्या स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं? क्या सिंगल होती है? मैंने कल इसके 3 हिस्से बताए थे, ना याद करना हो मत याद करो, लेकिन 3 इसके हिस्से होते हैं, मेनोवियम, बॉडी और जिफाइड प्रोसेस। क्लियर? अच्छा, हमारी जब रिब्स स्टर्नम से जुड़ती हैं तो सारी नहीं जुड़ पाती हैं, ऊपर वाली 7 तो जुड़ जाती हैं। और किस कार्टिलेज से जुड़ती है? हाइलाइन। कौन सी? हाइलाइन कार्टिलेज। तो ऊपर वाली 7 को बोलते हैं ट्रू। क्या बोलते हैं? ट्रू बोलते हैं। क्या नीचे वाली 3 सातवीं की सहायता से जुड़ती है? जो 8, 9, 10 है वो 7th की मदद से जुड़ती है, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। इनको फाल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाल्स। और नीचे वाली 2 कैसी है? फ्लोटिंग। क्या स्टर्नम से कोई रिश्ता है? नहीं है, बैकबोन से रिश्ता है, स्टर्नम से नहीं है। दैट्स व्हाई कॉल्ड फ्लोटिंग। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग कहते हैं। और फ्लोटिंग रिब का नाम वर्टिब्रल रिब है। क्या है? वर्टिब्रल रिब, क्योंकि स्टर्नम से इनका संबंध ही नहीं है। ऊपर वाली 7 को हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल। क्या कहते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल, क्योंकि वर्टिब्रम के साथ भी दोस्ती है, स्टर्नम के साथ भी दोस्ती है। और नीचे वाली 3, जो बीच वाली 3 है, वो कोशिश कर रही थी, इसलिए उनको वर्टिब्रो कॉन्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्डल बोलते हैं। याद करने का तरीका है, कोशिश कर रही थी इस वजह से नाम नहीं रखा गया। ठीक है? तो वर्टिब्रो कॉन्डल जो बीच वाली 3 है उनको कहते हैं। इस तरीके से अगर रिब्स से क्वेश्चन आता है तो हम सभी का सही होना चाहिए। अच्छा, रिब्स जब स्टर्नम से जुड़ती है तो थोड़ा बहुत मूव कर सकती है। यस, मूव कर सकती है। और ये ज्वाइंट होते हैं, इनको ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। कार्टिलेज की मदद से जुड़ती है, नाम है हाइलाइन कार्टिलेज। क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज। इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरा एक्सियल स्केलेटन जब देखा था तो टोटल 80 हड्डियों से मिलकर बना था, और ये हमने आपके साथ सारी देखी थी, आपको बताई भी थी। साथ साथ कल हम लोगों ने एक हिस्सा और स्टडी किया था, मतलब ये आर्म स्टडी करी थी। आर्म और उसकी गर्डल दोनों पढ़ ली थी। मैंने बताया था आर्म के साथ जो गर्डल जुड़ी है उसको पेक्टोरल गर्डल कहेंगे। क्या कहेंगे? पेक्टोरल गर्डल कहेंगे। बेटा, पेक्टोरल गर्डल में 2 हड्डी होती है, एक स्कैपुला, एक क्लेविकल। लेकिन 2 हाथ है तो 2 स्कैपुला होगी, 2 क्लेविकल होगी। स्कैपुला ट्रायंगुलर होती है, डॉर्सल साइड में होती है। क्या सही है बात? ये ट्रायंगुलर होगी और डॉर्सल साइड में होगी। अच्छा, यहां पर 2 प्रोजेक्शन निकलते हैं। एक प्रोजेक्शन कैविटी बनाता है, ग्लिनोइड। अगर कोई कैविटी बनाए उसको कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। याद करने का आसान तरीका, स्कैपुला में जो कैविटी बनाएगा वो कोराकॉइड होगी। क्या होगी? कोराकॉइड। कहां से कोराकॉइड, कहां से कैविटी, तो कैविटी बन गई। और कैविटी का नाम है ग्लिनोइड। क्या है? ग्लिनोइड कैविटी। और कौन सी हड्डी का हेड इसमें जुड़ा रहेगा? ह्यूमरस का। किसका? ह्यूमरस का। जब ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड में जुड़ता है तो कौन सा ज्वाइंट बनता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉडी के सबसे तेज मूव करने वाले ज्वाइंट में बॉल एंड सॉकेट है। एक बॉल एंड सॉकेट यहां है, एक बॉल एंड सॉकेट फीमर और एसिटाबुलम के बीच में है। अभी ये पढ़ाएंगे अभी आपको। तो ये बॉल एंड सॉकेट है। अच्छा, ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस के बाद में देखो, ये आपका जो फार आर्म है, यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस मिलकर ज्वाइंट बनाती है। कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। कौन सा? हिंज ज्वाइंट। इसको एल्बो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बो कहते हैं। और जो आपकी रिस्ट है, यहां पे कार्पेल है। क्या है? कार्पेल। जब हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे पहली साल हमको ये हड्डियां सब कुछ सिखाई जाती है, एनाटॉमी इसकी दिखाई जाती है। लेकिन सिर्फ अभी आपको देखना है कि हमारी कलाई में 8 हड्डियां हैं और ये 8 हड्डियां आपस में ग्लाइडिंग करती हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट यहां पे होता है। क्लियर? अच्छा, कलाई के बाद पाम आ गई। पाम में 5 है। कितनी है? 5 है। और फेलेंजेस में 14 है। और फेलेंजेस के बीच में ज्वाइंट कौन सा है? हिंज ज्वाइंट। कौन सा है? हिंज ज्वाइंट है। ये सारी चीज पढ़ ली थी। अच्छा, एक चीज पढ़ा था हम लोगों ने कि जो स्कैपुला है, स्कैपुला के साथ एक बोन और जुड़ी है, क्लेविकल। कौन सी है? क्लेविकल। क्या इसको कॉलर बोन बोला था ना? इसको ब्यूटी बोन भी बोला था। अच्छा, ये क्लेविकल अगर देखा जाए वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ी है और पीछे किससे जुड़ी है? स्कैपुला से। किससे? स्कैपुला के। अब बताओ, स्कैपुला में जब क्लेविकल जुड़ती है तो किस प्रोसेस के साथ जुड़ती है? एक्रोमियन। कौन सा? एक्रोमियन। स्कैपुला में एक प्रोसेस और था जिसको एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं।
और इस प्रोसेस से हमारी क्लेविकल अटैच रहती है। और ये पीछे बच्चों को दिखा नहीं था, ये बता देते हैं आपको। देखो बेटा, ये हमारी स्कैपुला है और पीछे एक हड्डी में उभार ऐसा बना, उभार बना और ये आगे चल के ये प्रोसीड कर गया और एक प्रोसेस की तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पेंड कर गया। ये जो पीछे की तरफ एक आउटगोट बनी है, जब तक ये इसके साथ रहती है इसको स्पाइन कहते हैं, और जो बाहर निकल आती है इसी को प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को साइंस ने एक्रोमियन प्रोसेस नाम दिया। ये मेडिकल कॉलेज में एग्जाम में आपको हड्डी मांगेगा, स्कैपुला उठा लाओ, अगर पहचान में आता है तो उठा लाओगे, नहीं तो पता चला कौन सा उठा लाओ, ये भी देखना पड़ता है। फिर पूछेगा बच्चा बताओ इस बोन में क्या क्या खासियत है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, तो आप बताएंगे यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक एक्रोमियन है और दूसरा कौन सा है, कोराकॉइड। कोराकॉइड की वजह से कैविटी बन रही है, द कैविटी इज कॉल्ड ग्रीन व्हाइट कैविटी। क्या कहते हैं, ग्रीन व्हाइट कैविटी कहते हैं। और जब तक ये ऊपर रहेगा इसको स्पाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पाइन बोलेंगे। अच्छा, अब हम लोग जब हम नीचे की तरफ आए थे अपना, हम लोगों ने जो लेग्स थे, लेग्स पढ़ने की बारी आ गई है। लेग्स जिस गर्डल से जुड़े हैं नाम है पेल्विक। क्या नाम है, पेल्विक गर्डल। अच्छा बेटा, पेल्विक गर्डल हम लोग देखें तो उसके लिए कल हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, ये देखो डायग्राम था, ये हमारी पेल्विक गर्डल है। और पेल्विक गर्डल का जो डायग्राम था थोड़ा सा बड़ा इनलार्ज कर देते हैं, जिससे कि आपके पास आपकी आंखों से आपके ब्रेन में आसानी से जा सके। हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, सारे मैसेज ब्रेन तक ले जाते हैं। बेटा ये हमारी जो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है पेल्विक गर्डल। और जो पेल्विक गर्डल थी इसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था कि पेल्विक गर्डल जो होती है इसमें दो बोन होती है, एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है। कहां से कहां तक देखो बेटा, एक बोन ये है ऐसे, ये बोन है, ये एक बोन ये है। इस बोन को हम लोगों ने एक नाम दिया था कॉक्सल बोन। क्या नाम दिया था, कॉक्सल बोन नाम दिया था। और बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे और आजीवन आपके ब्रेन का हिस्सा हो जाएगा। कॉक्सल बोन, ये भी कॉक्सल बोन है, ये दो कॉक्सल बोन यहां पे बनी है। अच्छा, ये कॉक्सल बोन में ही एक ऐसा गड्ढा बन गया है, उस गड्ढे में देखो हमारी फीमर फिट है, फीमर का हेड। ये जो थाई में, जो आपकी थाई है, इस थाई में जो हड्डी है वो बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे हाथ की ह्यूमरस फिट थी स्कैपुला में और जिस कैविटी में फिट थी वो थी ग्रीन व्हाइट कैविटी। इस हड्डी में, इस कॉक्सल बोन में, इस कॉक्सल बोन में एक गड्ढा बन गया, एक कैविटी बन गई जिसमें हमारी पैर की सबसे लंबी हड्डी का हेड जुड़ा है। और जो यहां पे गड्ढा बनता है उसको आपको यही दिखा देते हैं, एक ऐसी कैविटी बन जाती है, मैंने ब्लू कलर दिया है। इसी कैविटी में हमारी जो ह्यूमरस है, सॉरी फीमर है, फीमर का ऐसे हेड फिट है। मैं यहां पे सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो कॉक्सल बोन है उसमें फीमर को अटैचमेंट देने के लिए, फीमर के हेड को फिट करने के लिए जो गड्ढा बना है, जो कैविटी बनी है, उसका नाम क्या है। पहली चीज बेटा, इस कैविटी का नाम है, जो ये कैविटी बन गई, इस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम। क्या नाम है, एसिटाबुलम। देखो यहां पे लिख देते हैं, इस कैविटी का बेटा नाम है एसिटाबुलम। जबकि यहां कौन सी थी, ग्रीन व्हाइट कैविटी, एसिटाबुलम। हमारे पास में हड्डी है, आपको दिखा भी देंगे, देखते चलो साथ में। जो हमारी ये हमारे पास में कॉक्सल बोन है और देखो कॉक्सल बोन में एक गड्ढा बन गया। देखो ये गड्ढा है ना, ये गड्ढा बन गया और इसी गड्ढे में ये हमारी फीमर है, इसी गड्ढे में हमारे फीमर का हेड फिट है, ऐसे फीमर का हेड फिट है। और जब भी हम फुटबॉल खेलते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉल को मारते हैं तो इसका मतलब ये टांग में ये जो फीमर है इस तरीके से मूव करती है, ऐसे। तो याद रखो, जब भी हम दौड़ते हैं, चलते हैं, कूदते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका फीमर का हेड है एसिटाबुलम में मूव करता है, एसिटाबुलम कैविटी में फिट होकर मूव करता है। और ये भी बॉडी के सबसे ज्यादा मूव करने वाले ज्वाइंट में शुमार है। और यहां पे कौन सा ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट। कौन सा, बॉल एंड सॉकेट। कौन सी कैविटी, एसिटाबुलम।
किसका हेड फिट होगा? फीमर का। और फीमर कहां पे है? थाई में। कहां पे है? थाई। ये थाई बोन है। अच्छा, अभी तो सिर्फ यही देखो, अभी हम लोगों ने ये देखा, तो इसका मतलब हमारी जो कॉक्सल बोन है इसमें फीमर का हेड फिट है, जिस कैविटी में फिट है उसका नाम है एसिटाबुलम। क्या नाम है? एसिटाबुलम। यहां पे ज्वाइंट कौन सा होगा? वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जो यहां पे है वो यहां पे है। अब देखो, कल ही मैंने बता दिया था कि जो हमारी ये कॉक्सल बोन है ये सिंगल बोन है, एक इधर है एक इधर है। लेकिन जब हम मां के पेट में थे तो ये 3 बोन हुआ करती थी, और ये तीनों बोन्स आपस में जुड़ गई और जुड़ के अकेली रह गई। तो यहां पे ये जिक्र कर देते हैं कि कौन कौन सी 3 बोन थी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो बेटा आपको बता दें, ये जो ऊपर की तरफ बोन थी, सबसे ज्यादा हिस्सा जिसका था, ये पार्ट जो था, इस पार्ट को हम लोगों ने इलियम बोला था। क्या बोला था? इलियम। तो एक बड़ा सा जो पार्ट था उसको बोला था इलियम। इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको साफ दिखे। ये जो बड़ा सा पार्ट था इसको हम लोग नाम देंगे इलियम। इलियम नाम देंगे। ये थी इलियम, और इलियम में IUM ये आएगा इलियम। क्लियर? इसके बाद में आगे की तरफ जो पार्ट था, ये जो पार्ट चला गया है, इसको हम लोगों ने बोला था प्यूबिस। क्या बोला था? प्यूबिस बोला था। जो ब्लू कलर से मैंने डिजाइन किया है, ब्लू कलर दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे प्यूबिस। प्यूबिस बोलेंगे। और जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे इस्चियम। क्या बोलेंगे? इस्चियम बोलेंगे। ये मैंने यहां से अलग अलग रंग से रंग दिया है। तो जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, इस पार्ट को इस्चियम नाम दिया था। ये थोड़ा सा मैंने कल बता दिया था, इस्चियम। इसका मतलब जो कॉक्सल बोन है ये 3 बोन का असेंबल रूप है। कौन कौन सी बोन? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अच्छा देखो, जो बेटा प्यूबिस, जो ब्लू कलर से प्यूबिस बनाई है, ऐसा लग रहा है कि प्यूबिस राइट कॉक्सल बोन की और प्यूबिस लेफ्ट कॉक्सल बोन की आपस में मिली हुई है। और मिलती है तो यहां पे ज्वाइंट पड़ जाता है। देखो यहां पे ज्वाइंट पड़ गया। जो कॉक्सल बोन में जो हिस्सा प्यूबिस वाला था वो आपस में जुड़ गया। ऐसे देखो, एक बोन इधर से आई, 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 और इसका जो प्यूबिस वाला हिस्सा था, ये अलग अलग इंसान की है, ये प्यूबिस वाला हिस्सा जो था ऐसे ऐसे मिल जाता है। लेकिन जब ये मिलता है तो यहीं पे ज्वाइंट पड़ जाता है। जब भी 2 बोन मिलती है तो ज्वाइंट बन जाता है। अगर बोन कार्टिलेज मिलती है तो ज्वाइंट बन जाता है। या कह सकते ज्वाइनिंग पॉइंट बिटवीन 2 बोन। जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है 2 बोन के बीच में, इसी को ज्वाइंट कहते हैं। या कह सकते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, इसको भी हम ज्वाइंट कहते हैं। लेकिन जब ज्वाइंट पड़ा तो गॉड ने, नेचर ने यहां पर एक सीमेंटिंग मटेरियल दे दिया जिससे दोनों बोन जुड़ जाएं। और यहां पर सीमेंट के रूप में एक कार्टिलेज का इस्तेमाल किया है। जो कार्टिलेज 2 वर्टिब्रेई के बीच में थी, फाइब्रस कार्टिलेज, वही कार्टिलेज यहां पर होती है। और उस कार्टिलेज का नाम है फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और जो ज्वाइंट था वो ज्वाइंट 2 प्यूबिस के मिलने से बना, इसीलिए उसको प्यूबिस सिम्फाइसिस बोला। क्या बोला? प्यूबिस सिम्फाइसिस बोला। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा जो ये ज्वाइंट मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड प्यूबिस सिम्फाइसिस। और मैंने इसकी उपयोगिता बताई थी। मैंने बताया था ये ज्वाइंट हल्का सा मूव हो सकता है, जब भी जरूरत पड़ती है थोड़ा सा ये हल्का सा मूव करता है। यहां पे हल्का मूवमेंट होता है। देखो 2 वर्टिब्रेई के बीच में जो ये कार्टिलेज थी उसकी वजह से हमारी वर्टिब्रेई स्लाइटली मूव करती है। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं या बैकवर्ड, अगर हम बैकवर्ड बेंडिंग करें या फॉरवर्ड बेंडिंग करें, हमारा शरीर बेंड हो सकता है। इसका मतलब हमारी 2 वर्टिब्रेई के बीच में स्लाइटली मूवमेंट शो होता है, दिखाई देता है। यही स्लाइटली मूवमेंट यहां दिखाई देता है। अच्छा सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं। ये जो पेल्विक गर्डल है ये पूरा पेल्विक गर्डल है। भाई लेग के साथ कौन सी गर्डल जुड़ी? पेल्विक गर्डल फीमेल या मेल में किसमें वाइड थी, चौड़ी थी? फीमेल में। और पुरुषों में कैसी थी? नैरो।
पुरुषों में नैरो थी। वजह क्या थी बेटा? वजह ये थी, यहीं पे फीमेल का यूट्रस रखा हुआ है, यहीं पे फीमेल का यूट्रस रखा है, यहीं पे फीमेल की ओवरीज है, इसी पेल्विक रीजन में ऐसे यहां पर ऐसे ओवरीज रखे हुए हैं। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मां ही है जो बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने बच्चे को कैरी करती है, और जब 9 महीना बच्चा यहां रहेगा, यहीं पे ग्रो करेगा, उसके बाद जब जन्म होता है तो इसी से वो नीचे आएगा। तो मैंने बताया था कि एक हार्मोन है जो पीवी सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, नाम है रिलैक्सिन। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो ये हल्का सा जो ज्वाइंट है हल्का रिलैक्स होता है, बेबी पुश आउट, बेबी डिलीवर, बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल कर ली थी। अच्छा अब देखते हैं, अभी कोई एक बच्चा ऐसा पूछ सकता है, ये देखो इस हड्डी में एक छेद भी है, ये छेद है, दिस, अगर छेद को फोरामेना कहते हैं, दिस छेद इज कॉल्ड ऑब्टुरेटर फोरामेन। क्या कहते हैं? ऑब्टुरेटर फोरामेन कहते हैं। अरे भाई देखो, जब भी हम वायरिंग करते हैं और मान लो यहां से तार को उस तरफ ले जाना है तो हम छेद कर देते हैं, और छेद करके तार को अंदर से फांस के उधर ले जाते हैं, यही तो करते हैं। तो जब इंसान का शरीर बनाया गया तो जो भी इंजीनियर लगे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, खून की नली है, लिम्फ वेसल है, नर्व सप्लाई है, इसको कहां से पास करें? तो हड्डी के अंदर से तो जाएगी नहीं, तो हड्डी के अंदर छेद कर दिया, और जो ब्लड वेसल थी, नर्व सप्लाई थी या लिम्फेटिक्स थी, उनको पकड़ के यहां से घुसेंगे और साइड से निकाल दिया। तो ये जो छेद होता है ऑब्टुरेटर फोरामेन, इसका यही काम था। हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई, लिम्फ वेसल, नर्व सप्लाई, वो भी तो इधर से उधर जानी थी, उसके लिए ये रास्ता दिया गया, मसल्स के लिए भी रास्ता दिया गया। अच्छा अब देखो, अब हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज हमारे पास थी। अच्छा देखो, ऐसा लग रहा है कि जो हमारा लेग है, जिस गर्डल से जुड़ा है वो पेल्विक गर्डल थी, जिस छेद से, जिस कैविटी से हमारा फीमर का हेड फिट था वो एस्टेबुलम थी। अब हम लोग डायग्राम अपने हाथ से डिजाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें किया जाए। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, फर्स्ट पेज। हाँ, ये कैविटी को, ये हड्डी अलग से दिखाई गई है बेटा, इस हड्डी में देखो अलग अलग साफ दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये डायग्राम लिया। क्योंकि यहाँ लाल वाला पार्ट क्या है? इलियम है। क्या है? इलियम। रेड वाला पार्ट इलियम है, और जो येलो वाला पार्ट है वो प्यूबिस है। लेकिन हम लोगों ने जो लिया था वो थोड़ा सा टर्न कर दिया था, और यहां पर इस्चियम है, यहां पर इस्चियम है, और ये ट्राई रेडिएट कार्टिलेज है, ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए इंटरनेट का डायग्राम है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस जब आपस में जुड़ती हैं, जब आपस में जुड़ती है तो यहां पर जो ज्वाइंट में सीमेंट यूज किया गया वो कार्टिलेज थी। क्या थी? कार्टिलेज थी। ये जब हम मां के पेट में होते हैं तो ये तीनों हड्डियां अलग अलग होती हैं, जब जन्म हो जाता है तो ये धीरे धीरे आपस में जुड़ जाती हैं और सिंगल बोन बन जाती है, नाम है कॉक्सल बोन। क्या नाम है? कॉक्सल बोन नाम है। अच्छा अब हम देखते हैं, अगर बेटा ये अभी एक बच्ची पूछ रही थी, जो ये छेद है ऑब्टुरेटर फोरामेन, इस ऑब्टुरेटर फोरामेन को बनाने में कितनी हड्डियां इस्तेमाल हुई है, यही क्वेश्चन पूछा, एक बच्ची ने पूछा था। देखो लाल वाली हड्डी का कोई रिश्ता नहीं है, लाल वाली हड्डी का जो इलियम है इसका इस छेद से कोई संबंध नहीं है। ये छेद सिर्फ 2 हड्डियां बना रही हैं, कौन कौन सी? प्यूबिस और इस्चियम। इलियम इस छेद को, और छेद का नाम क्या है? ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन, ऑब्टुरेटर फोरामेन है, और इसमें कौन सी हड्डी पार्टिसिपेट नहीं करती है? आंसर है इलियम पार्टिसिपेट नहीं करती है। जबकि जो ये कैविटी बनी जिसमें ह्यूमरस का हेड, जिसमें फीमर का हेड फिट होगा, इसमें तीनों हड्डियां पार्टिसिपेट कर रही। देखो ना, ये जो आपकी कैविटी बनी है, गड्ढा बना है, देखो उसमें पीली बोन भी है, हरी बोन भी है, थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे, और ये लाल बोन भी है। तो जो आपका एसिटाबुलम है, इस एसिटाबुलम को बनाने में तीनों हड्डियां इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन इस छेद को बनाने में इलियम पार्टिसिपेट नहीं करी है। इलियम ऊपर है, ये नहीं पार्टिसिपेट करी। क्लियर? ये जानकारी दे दी, डायग्राम में दिख रहा है इसलिए आपको बता भी दिया। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना बना के देखते हैं कैसा होता है। तो हमारा जो बैकबोन है, बिल्कुल सिंपली देखो, जो हमारी बैकबोन है, बैकबोन को जिस कदर होती है, बैकबोन में
ऐसे वर्टिब्री होती है, ऐसे वर्टिब्री होती है, और वर्टिब्री में सब जो सैक्रम होती है ये बिल्कुल ऐसे लीफ के आकार की होती है, ऐसे लीफ की, और 5 बोन के फ्यूजन से बनती है। तो ऐसे दिखा भी देते हैं 1 2 3 4 5 बोन के फ्यूजन से बनती है। और इस सैक्रम के बाद में जो कॉकिक्स होती है, कॉकिजियल होती है, वो ऐसे ऐसे छोटी सी टेल लाइक होती है। ये वाली बैकबोन कुछ ऐसी थी। और इसी बैकबोन में जो सैक्रम है, इसी के इर्द गिर्द राइट और लेफ्ट साइड में कॉक्सल बोन निकली हुई है। तो कॉक्सल बोन बना के देखते हैं कैसी होगी कॉक्सल बोन। कलर चेंज कर देते हैं। कॉक्सल बोन बेटा कुछ इस तरीके से होती है, और कॉक्सल बोन में गड्ढा भी है, गड्ढा बना के दिखाते हैं आपको। इसमें गड्ढा है, कैविटी है, इसमें थोड़ी सी कैविटी बना के दिखाते हैं। अब ये इसमें जहां पे हम हड्डी फंसाएंगे वो कैविटी बना के दिखाते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं इसमें। ये कॉक्सल बोन कुछ इस तरीके से होती है, और इधर से भी कॉक्सल बोन दिखा सकते हैं ऐसे। और यहां पे क्या करते हैं, एक गड्ढा दे देते हैं इसे। इस तरीके से ये बोन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। एक कॉक्सल बोन बेटा ए है, एक कॉक्सल बोन बी है, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की है। और ये दोनों कॉक्सल बोन जब वेंट्रल साइड में आती है, तो जैसे हम बेल्ट बांधते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी को बनाने वाले इंजीनियर ने इसको बांध दिया। तो बांधने के लिए जो यहां पर कार्टिलेज का इस्तेमाल किया गया, उस कार्टिलेज का नाम था फाइब्रस कार्टिलेज। क्या थी? फाइब्रस कार्टिलेज। ये बेटा फाइब्रस कार्टिलेज थी। और ज्वाइंट कौन सा बन गया? पीविस सिम्फाइसिस। कौन सा? पीविस सिम्फाइसिस। ये तो कुछ था। अब ये जो आपके जो गड्ढे हैं, जिनको एसिटाबुलम कहते हैं, ये गड्ढे क्या है? इन गड्ढों का नाम है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम को बनाने में तीनों हड्डियों ने भाग लिया है, तीनों हड्डियों ने पार्टिसिपेट किया है। अब इसी में हमारी जो फीमर है, फीमर का हेड फिट है लाइक दिस। फीमर का हेड ऐसे फिट हो गया, ऐसे ऐसे। अब फिट हुआ है। अब फिट करके हम दिखाते हैं, हाथ से बना के दिखाते हैं आपको कैसे हुआ होगा। अगर थोड़ा सा डायग्राम ऊपर खिसका दें बेटा, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो यहां पर ये ना समझ पा रहा। देखो ये बेटा बैकबोन है। बैकबोन की जो पीछे वाली हड्डी है, ये पीछे वाली हड्डी जिसको सैक्रम कहते हैं, वो मैंने ये बनाई हुई है सैक्रम। और नीचे बनाई है कॉकिक्स, कॉकिजियल, टेलबोन। और इसी से मैंने क्या निकाल दिया? कॉक्सल बोन निकाल दी। अब इस कॉक्सल बोन में जो एसिटाबुलम है, इसी में ह्यूमरस का, फीमर का हेड फिट है। मैं फीमर के हेड के लिए कलर चेंज करता हूं और बोन बनाते हैं। इसको व्हाइट कलर लेते हैं। यहां बेटा हमारी जो फीमर है, इसका हेड ऐसे फिट है, और ये हड्डी ऐसे आती है। बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है, और लंबी हड्डी है इसलिए मैंने थोड़ा इसको बनाया। ये लॉन्ग बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, और इस बोन का नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। अब देखो हमारे आर्म में अपर आर्म की हड्डी थी ह्यूमरस। हमारी जो लेग है, इसमें थाई बोन है, फीमर। क्या है? फीमर। अब इस फीमर के बाद में देखो आपकी नी आ गई, घुटना आ गया। घुटने के नीचे की हड्डी दो होती, हमारे यहां पर भी दो हड्डी है, हमारे फायर आर्म में भी दो हड्डी है, रेडियस अल्लाह, और यहां पर भी दो हड्डी है। चलो बना के देखते हैं। ये जो दो हड्डियां होती हैं, आपको दिखाएंगे भी बेटा। ये दो हड्डियां कुछ इस तरीके से होती हैं। एक टिबिया है और एक फिबुला है। ये फिबुला है। ये दो हड्डियां हैं हमारी। जो ये थाई के नीचे वाला हिस्सा है, थाई के नीचे हिस्से में दो हड्डी हैं। एक बहुत ही पतली है जिसको फिबुला कहते हैं, और एक बहुत ही मजबूत जो आपको दिखाई भी देती है। अगर ऐसे पैर को छुओ तो ऐसा लगता है इसमें हड्डी है। जो हड्डी छूने से दिखाई देती है, मजबूत सी हड्डी होती है। अक्सर कब टकरा जाते हैं तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि इस हड्डी से डायरेक्ट स्किन लगी हुई है। तो अक्सर कर यहां से ब्लीडिंग होने लगती है जब भी चोट लगती है। इस हड्डी को हम टिबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टिबिया। और जो चीज छूने से महसूस होती है, देखो ये दरार वाली पत्ती, स्पाइन थोड़ी सी है, ये टिबिया होती है। इस तरीके से यहां पर ऐसे टिबिया और फिबुला ऐसे लगे हुए हैं। चलो लगा के दिखाते हैं आपके सामने। मैं थोड़ा डायग्राम को अपने हिसाब से बनाऊंगा, थोड़ा सा इसमें चीजें ऐसी रहेंगी जो ऊपर कर लेते हैं, जिससे हमारे पास सारी चीजें दिख जाए आपको। टिबिया और फिबुला दिखाते हैं।
आप यहां पे थोड़ा अलर्ट हो जाना। जो टिबिया और फिबुला दिखाने जा रहे हैं, इसमें जो टिबिया होती है, उस टिबिया का तो संपर्क डायरेक्ट होता है, उस टिबिया का संपर्क डायरेक्ट होता है किससे? फीमर से। मतलब फीमर के साथ तो अटैचमेंट शो करती है, लेकिन जो फिबुला है, पतली सी फिबुला, उसका फीमर से संबंध नहीं होता, फीमर से वो अलग होती है। तो को दिखाते हैं इसमें। जो फिबुला है पतली सी होती है और इस तरीके से पड़ी रहती है, और ये बोन जो फिबुला है उसका फीमर के साथ अटैचमेंट नहीं होता, फीमर से अलग होती है। तो जो ये आपका घुटना है जिसको नी कहते हैं, इस नी में जो ज्वाइंट बना है, इस ज्वाइंट में से दो हड्डियां शामिल है, एक तो फीमर शामिल है, दूसरी टिबिया शामिल है। क्या शामिल है? टिबिया। तो जो गुलाबी वाली बोन है, ये जो पीली वाली बोन है, इसको कहते हैं फिबुला, और जो ये टिबिया है। अब देखो यहां पे टिबिया बड़ी होती है, फिबुला छोटी होती है। अब जो ये आपका घुटना बन गया, नी बन गया, नी में नी एक ज्वाइंट है, दो बोन के बीच में ज्वाइंट बना, और इस ज्वाइंट को नी ज्वाइंट कहते हैं। अच्छा देखो बेटा, यहां पर आपके पास में जो एल्बो थी, एल्बो ज्वाइंट को बनाने में तीन हड्डियां इस्तेमाल हुई थी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तीन इस्तेमाल हुई थी। यहां पे फिबुला इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, फिबुला नीचे है। तो आपसे पूछा जाए, जो नी है, इस नी ज्वाइंट को बनाने में कितनी बोन इस्तेमाल हुई? बेटा दो बोन इस्तेमाल हुई, दो बोन इस्तेमाल हुई। कौन कौन सी? एक तो फीमर इस्तेमाल हुई और दूसरी इस्तेमाल हुई टिबिया। फीमर और टिबिया इस्तेमाल हुई, फिबुला इस्तेमाल नहीं हुई। इतनी सारी चीज। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे अगर थोड़ा सा बढ़े, डायग्राम को ऊपर खींच दें, तो इसी के बाद देखो हमारे पास में सभी को पता है, हम लोगों ने जब हाथ पड़ा था तो रिस्ट आई थी, और रिस्ट में हम लोगों ने कार्पेल देखी थी। और आपकी जो एंकल है, जो आपका एंकल है, यहां पे टार्सल होती। क्या होती? टार्सल। तो यहां पे हमारे पास आएंगे टार्सल, और टार्सल को हम आसानी से आपके पास पहुंचा सके, इसलिए हमने इनको साफ साफ बनाया। ये 7 होती हैं। कितनी होती है? 7। जबकि कार्पेल कितनी थी? 8। वेरी गुड। ये टार्सल्स है और ये होती है 7। टार्सल्स होती है 7। बेटा फिबुला होती है सिंगल, टिबिया होती है सिंगल, और फीमर तो सिंगल है ही। क्या बेटा ये लाल वाला कलर विजिबल है? ठीक है, टार्सल 7 है। अच्छा अब देखो, यहां पे 8 थी और यहां 7 रह गई, जबकि आप सबने पढ़ा है हाथ में भी 30 होती है और पैर में भी 30 होती है। इसका मतलब एक बोन कहीं गड़बड़ हो गई, यहां 8 थी और यहां 7 रह गई। चलो बताएंगे अभी। इसके बाद बेटा देखो, हमारे पास में एक कार्पेल के बाद में आपके रिस्ट के बाद पाम थी, और पाम में कितनी थी? 5। यहां पे सोल होता है, तो जो सोल है इसमें 5 होती है, तो सोल में 5 होगी। चलो बनाते हैं। जो सोल है इसमें 5 ऐसे हड्डियां हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। क्लियर? अच्छा अब हमारा जो ये पैर है, इसे मैंने सोल बना दिया। सोल में 5 हड्डियां हैं, और इसके बाद पैरों की उंगली आ गई, और जितनी हाथ की उंगली में हड्डियां होती है उतनी पैर की उंगली में होती है। तो सेम बिल्कुल, कुछ करना नहीं है। जो आपकी हाथ की पैर की हड्डियां हैं, इनमें 3 3 3 3 और 2 ऐसे, 3 3 3 2, मतलब 14 फ्लेंजेज होगी। तो यहां पे ये आपकी हो गई। अच्छा टार्सल के बाद में जो आपकी सोल में देखो, हाथ में कार्पेल थी और पाम में क्या थी? सॉरी, पाम में क्या थी? मेटाकार्पेल। यहां पे टार्सल है और यहां पे है मेटाटार्सल। क्या है? मेटाटार्सल। यहां पे है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल्स है ये। और ये पीली वाली क्या है? फेलेंजेस। क्या है? फेलेंजेस। ये है फेलेंजेस। और बेटा फेलेंजेज भी 14 होती है, मेटाटार्सल 5 होती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसा हाथ था वैसे ही पैर है, सिर्फ एक हड्डी कहीं मिस हो गई। कार्पेल 8 थी, टार्सल 7 रह गई। अब ध्यान देना,
इंसान के शरीर में सबसे पहले ऐसे ही चलता रहा। टार्सल 7 एक हड्डी कहां गई? तो याद रखना, जब भी हम एवोल्यूशन के दौरान चल रहे थे, इंसान का शरीर इवॉल्व हुआ, तो जब भी हम चार पैर, पहले हम लोग चार पैर से चलते थे। सबसे पहला मानव था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसने 2 पैर से चलना शुरू किया, बाइपीडियल लोकोमोशन शुरू किया। हमारे मानव इतिहास में सबसे बेहतरीन काम हमारे पूर्वज ने किया कि 2 पैर से चलने लगा। जब तक हम 4 पैर से चलते थे तब तक हमारा दिमाग नहीं विकसित हो पाया, क्योंकि हाथ हमारे फ्री नहीं थे, चलने में इस्तेमाल करते थे हम लोग। तो जहां फल मिल गया तोड़ के खा लिया, पेड़ की शाखाओं में रहते थे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो मानव इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। उसने इतनी ताकत डेवलप करी कि बाइपीडियल लोकोमोशन शुरू किया, 2 पैर से चलने लगा। और जब 2 पैर से चलने लगा तो हाथ फ्री हो गए। जब हाथ फ्री हो गए तो इतनी बेहतरीन दुनिया इंसान ने बना रखी है। इंसान की एक पर्सनल दुनिया भी है जो नेचुरल दुनिया से अलग है। आपने जितनी भी चीजें अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए जुटाई हैं वो आपकी खुद की देन है, और ये सब कर पाया बिकॉज ऑफ हैंड। और जब हाथ फ्री हो गए तो आपने काम किया, और काम किया तो ब्रेन विकसित हो गया। इंसान का बेहतरीन ब्रेन बना। इसके पीछे टर्निंग पॉइंट क्या था? बाइपीडियल लोकोमोशन। तो इंसान जब 2 पैर से चलने की कोशिश किया तो शुरुआत में गिरता बहुत था, और गिरता था तो घुटनों में चोट लगती थी। ये जो नी ज्वाइंट थे बहुत चोट लगती थी इसमें। तो इंसान के शरीर ने इस नी ज्वाइंट को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई हड्डी को डेवलप किया, जो बाद में बनी है, शुरुआत में नहीं बनी। जो बाद में बनी उस हड्डी को हम लोग नी कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? नी कैप कहते हैं। और कैप का काम क्या है? सुरक्षा करना। जो नी कैप बोन होती है उसको पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। हम अलग कलर देते हैं। बेटा इसको कलर कौन सा दिया जाए? थोड़ा सा ऐसा कलर दिया जाए जिससे कि ये, हाँ, रेड कलर देते हैं। यहां पे एक नई एक हड्डी का विकास हुआ और उसको कहते हैं नी कैप। ये बेटा है नी कैप, और इस बोन का नाम सिंगल बोन है, इसका नाम है टेला। वैसे टेला कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी कैसे भी प्रोनाउंसिएशन करें, पटेला है ये। और ये सिंगल है। कैसी है? सिंगल है। और ये बोन अलग तरीके के टिश्यू से बने, इसको सिसमाइड बोन कहते हैं। सिलेबस में नहीं है अब ये, बस नी कैप तो है, नी कैप टेला। अच्छा, अब अगर हम जोड़े तो 30 ही आएगा, 30 आएगा। भाई एक ही बोन तो यहां गड़बड़ हो रही थी, 7 थी, तो ये जो कम हुई उसकी जगह हम लोगों ने एवोल्यूशन के दौरान पटेला डेवलप कर ली, और इसका काम था सुरक्षा करना। अब हम जब मां के पेट से जन्म लेते हैं, 5 से 6 महीने में चलने लगते हैं घुटनों से, तो घुटनों में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, बहुत ज्यादा जख्म लगने के चांस होते हैं, लेकिन नहीं लगते हैं बिकॉज ऑफ पटेला। पटेला की वजह नहीं लगते हैं। तो आज इंसान का शरीर बेहतरीन है, इसके पीछे हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने ताकत लगाई, हमने अपने शरीर को वातावरण से लड़ने के लायक बनाया। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ, कोई सबसे ज्यादा सफल हुआ, तो उसमें इंसान का नाम सबसे ऊपर आता है। अच्छा, आप देखते हैं, भाई खुद ही आप महसूस करो, क्या एवोल्यूशन के दौरान कोई ऐसा है जिसका मुकाबला इंसान ने कर पाया, जिसने इंसान का मुकाबला कर पाया? आज इस पृथ्वी पे हर जाति को नष्ट करने की तुब्बत इंसान के अंदर है। कुछ वायरस है जिनको भी हम लोग मार लेते हैं, जैसे अभी 1-2 वर्ष पहले एक नया रूप आ गया था कोविड वायरस, आरएनए फैमिली का वायरस था, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ही लिया है, और इन फ्यूचर और अच्छा कर लिया जाएगा। तो इंसान का ब्रेन बहुत अच्छा है। अच्छा बेटे देखो, हमारा लोअर लिम्ब आपके सामने है, जो आपकी ये अपर लिम्ब है, ये लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब में जो गर्डल है इसको पेल्विक गर्डल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल। बेटा दिस गर्डल इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल, लिख देते हैं। आप खुद ही देखो, आपके सामने ये हर कुछ है बेटा। इस गर्डल को हम लोग बोलते हैं, ये पूरी गर्डल जो है दिस इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल में हड्डियां कितनी है? 2, जिनको कॉक्सल बोन कहते हैं। जिस गड्ढे में, जिस कैविटी में फीमर का हेड फिट है, द कैविटी इज कॉल्ड एसिटाबुलम। क्या कहते हैं?
एसिटाबुलम कहते हैं। ये डायग्राम आपको अभी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां फ्रेम करने को आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में कभी कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। अब तो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, वहां पे इसको बनाना आ सकता है। लेवल करो तो लेवलिंग करनी होगी। ये आपकी पेल्विक गिर्डल है, ये एसिटाबुलम है, ये फीमर है, ये टखना, ये जो नी है, दिस इज नी। अच्छा ये देखो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट। कौन सा होगा, बॉल एंड सॉकेट। तो ज्वाइंट भी लेते हैं बेटा, यहां पर जो ज्वाइंट होगा, दिस ज्वाइंट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसको हम लोग बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हाईली मूवेबल होगा। जो नी है बिल्कुल आपकी एल्बो की तरह है। अगर आप अपने पैर को सोचो फॉरवर्ड डायरेक्शन में खुल जाए ऐसे, तो कोई बैठ जाएगा तो टूट जाएगा, खुलेगा नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल एल्बो की तरह ही मूवमेंट शो करता है। और एल्बो मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हिंग। क्या बोलते हैं, हिंग बोलते हैं। तो ये ज्वाइंट जो है, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए बेटा, पैरों में फेलेंजेस है, फेलेंजेस में भी हिंज ज्वाइंट है। बिल्कुल हाथ की उंगलियों की तरह पैर की उंगलियां भी होती हैं, यहां पर भी हिंज ज्वाइंट है। तो जितने भी सिलेबस में हमारी चीजें हैं, वो इस लेक्चर से सारी चीजें कंप्लीट होती जा रही हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको आसान भी ना लगे, हर चीज आसान लगेगी। क्लियर, ये डायग्राम क्लियर है। टोटल हड्डी हम गिनेंगे नहीं, टोटल आप गिनेंगे 30 निकलेगी। ये फीमर हो गई, यहाँ पे टिबिया फिबुला हो गई, यहाँ पे टार्सल्स हो गई, मेटाटार्सल हो गई, फेलेंजेस हो गई। और एक चीज ध्यान देना, नी ज्वाइंट को बनाने में 3 हड्डी इस्तेमाल नहीं हुई है, सिर्फ 2 हड्डी इस्तेमाल हुई है। नाम है फीमर और टिबिया, फीमर और टिबिया। और जो टिबिया है इसको हम लोग सिन बोन भी कहते हैं, साइन बोन भी कहते हैं। ये जो आपको पैर से पकड़ में आ रही है, जो दिख रही है, यही टिबिया है। अच्छा अब आगे देखते हैं बेटा। अब हमारे पास जितनी बोन्स थी वो सब खत्म हो गई। अब एनसीईआरटी में अगली हेडिंग है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं, आगे बढ़ते हैं ज्वाइंट्स की तरफ। अब अगला पॉइंट है ज्वाइंट्स। और ज्वाइंट की डेफिनेशन अगर दी जाए तो सिंपल शब्दों में आप बता सकते हैं, ज्वाइनिंग। अगर इसको डिफाइन करें तो पहला डेफिनेशन है, चलो इधर लिखते हैं डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ 2 बोन। ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ 2 बोन इज कॉल्ड ज्वाइंट। 2 बोन के बीच में जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है उसको ज्वाइंट कहते हैं। या कह सकते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट between a cartilage and bone, a cartilage and bone is called joint। ऐसे भी कह सकते हैं। कुछ इसमें है नहीं, बस आपको यह बता दिया, जहां 2 बोन जोड़ी गई वहां ज्वाइंट पड़ गया, जहां बोन कार्टिलेज जोड़ी गई वहां ज्वाइंट पड़ गया, बस। अब ये ज्वाइंट होते हैं मूवमेंट के आधार पर 3 तरीके के होते हैं। एक ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो मूव भी नहीं करते, जैसे आपके कैनियम वाले ज्वाइंट मूव भी नहीं करते हैं। और एक ऐसे ज्वाइंट है कितना भी मूव कराओ, 20 ओवर फेंको या 30 ओवर फेंको, फेंकते रहोगे, तो ये कितने हाईली मूवेबल हैं। और एक ऐसे हैं जो बहुत हल्का मूव करते हैं, सांस लो तो 2 रिब्स और स्टेर्नम के बीच में ज्वाइंट जो होता है हल्का सा मूव करता है, रिब्स बाहर आती है, ये हल्के मूव करते हैं। तो मूवमेंट के आधार पे ज्वाइंट 3 तरीके के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, और एक ऐसे होते हैं हाईली मूवेबल होते हैं।
तो मूवमेंट के आधार पर ज्वाइंट जो होते हैं तीन तरीके के हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी कहती है कि ज्वाइंट जो होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। ज्वाइंट जो है वो तीन तरीके के हैं बेटा। एक ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो मूव ही नहीं करते, नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे मूवमेंट को, ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। ये तीनों एनसीईआरटी में दिए हैं। ज्वाइंट में एक ज्वाइंट होता है फाइब्रस, दूसरा होता है कार्टिलेजिनस, और तीसरा ज्वाइंट जो बहुत तेजी से मूव करता है वो नाम है बॉल एंड सॉरी साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट्स, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स लिख देते हैं और साइनोवियल ज्वाइंट्स। जो बेटा फाइब्रस ज्वाइंट है, सभी को अब ये हर चीज पता है सभी को, मुझे सिर्फ चीजों को सीक्वेंस में बता देना है, बाकी आपको सब पढ़ा दिया गया है। बेटा जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, हमारी जो क्रेनियल बोन्स है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, जब ये आपस में जोड़ी गई तो इमूवेबल ज्वाइंट जो बना वो फाइब्रस ही तो था। तो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, इनमें होता क्या है, फाइब्रस ज्वाइंट में मान लो अगर ये फ्रंटल बोन है, ये मान लो फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल है, और मान लो ये वाली पैराइटल है, मान लीजिए ये वाली पैराइटल है, ये पैराइटल है, और जब ये फ्रंटल और पैराइटल को जोड़ा गया तो यहां पर एक टिश्यू का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही कठोर टिश्यू, नाम था डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा था? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो इनके बीच में ज्वाइंट पड़ा कुछ ऐसा था, ऐसा ज्वाइंट पड़ गया। जैसे सिलाई करते हैं, अगर हम इंटरलॉक करें किसी कपड़े में या सिलाई करें तो ऐसे ज्वाइंट पड़ जाता है। और ये ज्वाइंट को बनाने के लिए जो टिश्यू का इस्तेमाल किया गया, वो टिश्यू का बेटा नाम था व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इस हड्डी का नाम था मान लो फ्रंटल क्रेनियल बोन, और ये वाली मान लो पैराइटल क्रेनियल बोन है, ये मान लो पैराइटल क्रेनियल बोन है। तो दोनों बोन को जब जोड़ा गया तो जो ज्वाइंट पड़ गया, ऐसे ज्वाइंट को फाइब्रस ज्वाइंट बोला गया। और फाइब्रस ज्वाइंट को फाइब्रस ज्वाइंट इस वजह से कहते हैं, ये मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट की डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी फाइब्रस ज्वाइंट क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे ज्वाइंट जो मूवमेंट को अलाउ ही ना करें, कोई मूवमेंट ना होने दें। तो कह सकते हैं ये जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। यहां लिख देते हैं फाइब्रस ज्वाइंट नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इनमें कोई मूवमेंट की संभावना नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये कैसे होते हैं? इमूवेबल। कैसे होते हैं? इमूवेबल होते हैं ये। तो फाइब्रस ज्वाइंट हो गए। और कहां पे होते हैं? हमारे क्रेनियम की बोन जब आपस में फ्यूज करती है तो वहीं पे होते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट फाउंड इन क्रेनियम। कहां पे होते हैं? क्रेनियम। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं सूचर्स। जो सूचर्स होते हैं इन क्रेनियम, जो सूचर्स होते हैं क्रेनियम में, जो हमारी क्रेनियम में सूचर्स होते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। ये देखो, ये मार्कर से हमारी फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में देखो सिलाई कर दी गई। ये सिलाई में कौन सी टिश्यू इस्तेमाल करी गई? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और कौन से फाइबर? डेंस फाइबर। कौन से? डेंस फाइबर। इस ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? फाइब्रस ज्वाइंट। इनको सूचर्स भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा देखो, ये हो गया। अब बेटा हमारे पास में ऐसा ज्वाइंट आता है जो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है। देखो हमारी जब दो कॉक्सल बोन, एक ये वाली एक ये वाली, आगे जुड़ी थी तो बीच में कार्टिलेज आ गई,
और ज्वाइंट का नाम था पीवी सिम्फाइसिस, ये भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। और जब बच्चा पैदा होता है तो हल्का सा मूव करता है ये, तो ये स्लाइटली मूवेबल है। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट स्लाइटली मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे हमारी बैकबोन थी, बैकबोन में दो वर्टेब्री को जोड़ने के लिए कार्टिलेज का इस्तेमाल करा गया, वो भी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज थी, और हल्का सा वर्टेब्री हमें मूवमेंट देती है। तो दो वर्टेब्री के बीच में भी स्लाइट मूवमेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होते हैं वो स्लाइटली मूवमेंट अलाउ करते हैं। अलाउ स्लाइट मूवमेंट, अलाउ स्लाइट मूवमेंट, ये स्लाइट मूवमेंट अलाउ करते हैं ये। और ये कहां कहां होते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट जो होता है वहां पे हल्का सा होता है मूवमेंट। तो इसके एग्जाम्पल है बेटा इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट जो होते हैं, इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट जो होते हैं ये कार्टिलेजिनस होते हैं। और कौन सी कार्टिलेज? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, सबसे कठोर कार्टिलेज वही होती है। अगला और बता देते हैं, पीवी सिम्फाइसिस। अरे भाई ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ मैं सीक्वेंस से बता रहा हूं। पीवी सिम्फाइसिस, पीवी सिम्फाइसिस ये भी स्लाइट मूवमेंट शो करता है। अच्छा बताओ, क्या हमारे जबड़े में दांत धसे हैं, क्या ये मूव करते हैं? ये ज्वाइंट होता है ये भी इमूवेबल है। तो इमूवेबल ज्वाइंट में ये भी गैम्फोसिस भी आते हैं। ये जो ज्वाइंट होता है इसको गैम्फोसिस कहते हैं। जो हमारे दांत हैं, कहां चला गया? हाँ ये है, इसमें दांत है, इसमें दांत नहीं है, एक और था, इसका नीचे वाला हिस्सा था, ये जबड़ा था इसमें, और जबड़ा ये रखा है। देखो जबड़े में दांत हैं, और ये बच्चे कल पूछ रहे थे कि क्या ये प्लास्टिक का बना है? बेटा ये ओरिजिनल है। तो ये जो दांत है जब जबड़े की बोन में धंसते हैं तो गैम्फोसिस ये भी इमूवेबल होते हैं। कैसे होते हैं? इमूवेबल होते हैं। अच्छा अब देखो, इसका मतलब ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कैसे है? हल्का हल्का मूव कर सकते हैं, स्लाइट मूवमेंट अलाउ करते हैं। अच्छा अब बात आती है साइनोवियल ज्वाइंट की। हमारे सिलेबस में सारी चीजें हैं ये। अब बात आती है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट को अगर पढ़े तो इनको थोड़ा खिसका देते हैं। और साइनोवियल ज्वाइंट मूवेबल होते हैं, बढ़िया सा मूव करते हैं ये। और साइनोवियल ज्वाइंट में क्या आता है, ये ज्वाइंट कैसे बनते हैं जरा देखो। जैसे मान लो बेटा ये हमारा पैर की हड्डी है, फीमर। मान लो ये फीमर आई इधर से, ऐसे फीमर आई, और नीचे मान लो टिबिया है, फिबुला है, जो भी है, मैं एक ही हड्डी बना के दिखाता हूं। मान लो ये एक हड्डी और है, ऐसे दो हड्डी बनाई, और दो हड्डी आपस में जुड़ रही है, ज्वाइंट बनेगा यहां पे। तो कहते हैं जो साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं वो ज्वाइंट में लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस भरा होता है। जैसे देखा होगा जब हम मोटरसाइकिल, कार चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं तो फ्रिक्शन ना हो, आवाज ना आए तो मोबिल ऑयल डाल देते हैं। तो ये बहुत तेजी से चलने वाले ज्वाइंट है, बहुत ज्यादा काम करना है, लोकोमोशन देना है, तो बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो इसके लिए ये जो ज्वाइंट बनाए गए तो क्या किया गया, इन ज्वाइंट के बीच में एक झिल्ली डाल दी गई ऐसे, और ये झिल्ली का नाम था साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या नाम था? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये झिल्ली थी साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन बिचारी जैसे लार निकलती है, हमारी सलाइवी ग्लैंड से लार निकलती है, ऐसे ही इस झिल्ली से एक लिक्विड निकलता था, उसका नाम था साइनोवियल फ्लूइड। क्या नाम था? साइनोवियल फ्लूइड। तो इस झिल्ली में खासियत क्या थी, इससे एक फ्लूइड का सिक्रीशन हो रहा था, और उस सिक्रीशन का नाम था साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड की वजह से ये ज्वाइंट बहुत ज्यादा मूव करने वाले ज्वाइंट थे, तो इनमें कभी फ्रिक्शन नहीं होता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो ऐसे ज्वाइंट जो साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं इनको नाम ही दिया गया साइनोवियल, क्योंकि यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्लियर? अच्छा अब देखो, अब यहां पे अच्छा यहां बता दें आपको,
जितने भी साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं, जैसे मान लो ये वाली हड्डी हमारी फीवर है, ये वाली हड्डी टीबिया है, तो आपको बता दें जो साइनोवियल ज्वाइंट थे, इन साइनोवियल ज्वाइंट की जो बोन थी उनके किनारे की तरफ कार्टिलेज पाई गई, ऐसे ऐसे बोन की ऊपरी सतह पे कार्टिलेज पाई गई, और ये कार्टिलेज भी हाइलाइन कार्टिलेज थी। क्या थी? हाइलाइन कार्टिलेज थी, हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज थी ये। क्योंकि मान लो बोन 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 के ऊपर अगर हाइलाइन कार्टिलेज न लगाती, कहीं धोखे से बोन बोन टकरा जाती तो इतनी पीड़ा होती, इतना पेन होता। तो भगवान ने क्या किया, नेचर ने क्या किया, जब ज्वाइंट बनाए साइनोवियल तो दोनों बोन के जो एज थे उनके ऊपर कार्टिलेज चिपका दी, और कार्टिलेज का नाम था हाइलाइन कार्टिलेज। इस तरीके से ये रचना डेवलप करी। और अब आपको बताते हैं, ये ज्वाइंट को हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, और ये हाईली मूवेबल होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली मूवेबल होते हैं। अब ये साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जाम, अच्छा ये बताओ, आपको ये पता भी होना चाहिए कि अगर बोन और बोन को जोड़ना है तो लिगामेंट बने। क्या बने? लिगामेंट बने। और बोन और मसल को जोड़ना है तो टेंडन। क्या है? टेंडन। तो ये दो बोन है, अगर दो बोन आपस में जुड़ रही है तो कहीं ना कहीं लिगामेंट की जरूरत पड़ी होगी। तो यहां पे कह सकते हैं कि बेटा यहां दो बोन है तो कहीं ना कहीं लिगामेंट भी आपको यहां पे हल्का सा दिखा देते हैं। ऐसे यहां पे लिगामेंट भी होते हैं। ऐसे बोन को बोन से जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिगामेंट। तो ये है लिगामेंट। बोन को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन, बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट। अच्छा बेटा ये हमारा ज्वाइंट, ऐसा ज्वाइंट देखो टखना है, ये पूरा ये नी है, ये ऐसा लग रहा है कि खूब चलो आसानी से किधर भी मूव करो, बस फॉरवर्ड बेंडिंग मत कर देना, टूट जाएंगे ये। इस तरीके से आपका ज्वाइंट बन गया। अभी साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल क्या है? तो जो आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ये भी साइनोवियल है, जो आपका हिंज ज्वाइंट है ये भी बॉल एंड सॉकेट, ये भी साइनोवियल है, जो आपका पाइवाट ज्वाइंट है ये भी साइनोवियल है। तो साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जांपल क्या क्या है? जो भी मूव करते हैं। तो बेटा हमारे पास में एग्जांपल है, बेटा पहला एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या मुझे बताना पड़ेगा कहां होते हैं? नहीं बताना पड़ेगा। कहां होते हैं? ये आपके शोल्डर ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, और हिप ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट है। दूसरा आपकी एल्बो और नी में पाए जाने वाले ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट भी साइनोवियल है। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट्स भी साइनोवियल है। इसके अलावा हिंज, अच्छा हिंज ज्वाइंट कहां पे? इंटर, दो ये आपके इंटरफ्लेंजेस एरिया में है, आपके एल्बो में है, आपके नी में है, ये हिंज ज्वाइंट है। ये साथ साथ में आपकी देखो गर्दन जो है, आपका स्कल है, आपकी पूरे धड़ के साथ ऐसे रोटेट कर रहा है। और ये पाइवाट ज्वाइंट भी साइनोवियल ज्वाइंट। कौन सा है? साइनोवियल ज्वाइंट। तो एक एग्जांपल और देते हैं पाइवाट ज्वाइंट। अब आप एनसीईआरटी की कोई लाइन पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ आपके सामने यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई भी लाइन, कितनी भी लाइनें आप ले आओ, इन लाइनों से सारे मकसद, वो रास्ता, वो लक्ष्य आपको हासिल हो जाएगा जिस लक्ष्य के लिए आप बैठे हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। आपसे पूछा जाए मूवमेंट किसमें होता है? दो जगह हो सकता है, एक कार्टिलेज में, एक साइनोवियल में। ज्यादा किसमें होगा? साइनोवियल में। साइनोवियल की खासियत क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, साइनोवियल फ्लूइड होगा। काम क्या करेगा? लुब्रिकेशन का। किसका काम करेगा? लुब्रिकेशन का काम करेगा। अगर कुछ लोग जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन को घुटने की समस्या आती है, दर्द, जोड़ों में दर्द होता है। बेटा उनका ये जो पानी है, साइनोवियल फ्लूइड है, वो सूख जाता है। और हड्डियां, दो हड्डियों के बीच में तो कार्टिलेज है। बेटा दो हड्डी के बीच में कार्टिलेज है, और जब बुढ़ापा आता है तो मसल्स कमजोर हो जाती हैं, और ये हड्डियां आ जाती हैं पास, और ये कार्टिलेज जाती है घिस, और दो हड्डियां टकराती हैं। तो इतना पीड़ा होती है। अक्सर कल बुजुर्ग कहते हैं बेटा हाथ पकड़ लो, हमको बैठा दो, क्योंकि उनकी हड्डियां आपस में टकराती हैं, भयंकर पीड़ा होती है। ये जूस भी सूख जाता है जो साइनोवियल फ्लूइड है।
जोड़ों में सूजन आ जाती है, द कंडीशन इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा अब देखो यहां पर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा पॉइंट एक बता देते हैं क्योंकि आसान है, समझा देते हैं। बेटा जो ज्वाइंट मूव नहीं करता है, जो ज्वाइंट शांत रहते हैं, जो ज्वाइंट शांत रहते हैं और जो ज्वाइंट मूव करते हैं डायनेमिक होते हैं, इस आधार पर भी इनके नाम है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, 3 शब्द ऐसे लिख देते हैं। जो ज्वाइंट बेटा शांत रहते हैं, जो चलते नहीं है, जो ज्वाइंट शांत रहते हैं उनको बोलते हैं सिन आर्थरोसिस। आर्थ्रोपेडिक मतलब ऐसा डॉक्टर जो ज्वाइंट का स्पेशलिस्ट है, ऐसा डॉक्टर जो ज्वाइंट का एक्सपर्ट होता है उसको आर्थ्रोपेडिक कहते हैं। तो जो ज्वाइंट शांत है उनको बोलते हैं सिन। आर्थ्रा मीन्स ज्वाइंट, सिन आर्थरोसिस। अरे बेटा कुछ है नहीं, बस नाम लिख दिया, आपको आसान याद भी रहेगा। सिन आर्थरोसिस, जो ज्वाइंट शांत होते हैं। और शांत कौन है? फाइब्रस ज्वाइंट। और जो ज्वाइंट डायनेमिक होते हैं, खूब चलते फिरते हैं, मूवेबल होते हैं, उनको बोलते हैं डाई आर्थरोसिस। डा से डाई, डा से डायनेमिक, डाई आर्थरोसिस। आर्थ्रो मीन्स यार वो ज्वाइंट की स्टडी, आर्थ्रोस। डाई आर्थरोसिस, डायनेमिक वाले डाई आर्थरोसिस, शांत वाले सिन आर्थरोसिस। और जो बीच के होते हैं, अच्छा बीच की चीज को एम्फी कहते हैं, नहीं कहते एम्फीबिया। जो पानी में भी रह ले, जमीन पे भी रह ले, उसको एम्फीबिया बोलते हैं। तो जो दोनों तरीके के होते हैं, ना ज्यादा चलते हैं ना कम चलते हैं, बीच के बेचारे हैं, उनको बोलते हैं एम्फी आर्थरोसिस। और ये हमेशा याद रहेगा जीवन पर्यंत, एम्फी आर्थरोसिस। बताओ कोई कठिनाई है इसमें? डायनेमिक वाले क्या है? डाई आर्थरोसिस। शांत वाले क्या है? सिन आर्थरोसिस। और जो बीच के है क्या है? एम्फी आर्थरोसिस। न जल न थल, दोनों तरीके का जीवन जी ले, बोलते हैं एम्फीबिया। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं। बेटा सारे एग्जाम्पल भी यहां पे दे दिए मैंने। अच्छा अब देखो एक चीज आपको बता दें, यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज को इसको स्किप करते हैं। एक ज्वाइंट देखो, आपका जो अंगूठा है, एनसीईआरटी में लिखा है, आपके अंगूठे को थंब कहते हैं। अंगूठे में 2 हड्डियां हैं। अच्छा अंगूठा पाम से जुड़ा है मेटाकार्पल से। ये बेटा ये आपकी पाम में कौन सी है? मेटाकार्पल। एक अंगूठे की तरफ और एक 4 उंगलियों की तरफ। तो जो अंगूठे वाली मेटाकार्पल है, एनसीईआरटी में लिखा है, अंगूठे वाली जो मेटाकार्पल है, ये कार्पल के साथ ज्वाइंट बनाती है। दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड सैडल ज्वाइंट। क्या कहते हैं? सैडल ज्वाइंट। ये लिखा है एनसीईआरटी में। अंगूठे साइड की मेटाकार्पल कार्पल के साथ में ऐसे ज्वाइंट बनाती है। याद रखो ये ज्वाइंट, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड सैडल ज्वाइंट। क्या कहते हैं? सैडल ज्वाइंट कहते हैं। तो आप कैसे कहेंगे? द मेटाकार्पल किस साइड की? थंब साइड की। कार्पल के साथ कौन सा ज्वाइंट? सैडल ज्वाइंट। बस इस सिंपल सी बात थी। अच्छा अब एनसीईआरटी के सबसे लास्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं और उसमें कुछ बीमारियां लिखी है। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम। तो डिसऑर्डर पढ़ते, इस चैप्टर के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, कमियां पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कमियां हो जाती है लोकोमोशन और मूवमेंट में। तो डिसऑर्डर डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। हेडिंग है एनसीईआरटी में डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। और बेटा इसमें पहला डिसऑर्डर दिया है मास्थेनिया ग्रेविस। क्या लिखा है? मास्थेनिया ग्रेविस लिखा हुआ है। और यहां से क्वेश्चन परफेक्ट है, आने का चांस रहता है। डिसऑर्डर से आता है क्वेश्चन, मास्थेनिया ग्रेविस। और बेटा आज आप सीखेंगे और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फीलिंग आ गई कि हाँ ये बीमारी तो पकड़ ही लेंगे। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो रोगों से लड़ने की ताकत देता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमको ही मारने लगता है, हमारे ज्वाइंट को आके मारने लगता है और इससे ज्वाइंट खराब हो जाते हैं। जो मास्थेनिया ग्रेविस है इसमें एक्चुअली मसल्स हमारे अनुसार काम नहीं करती है। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे
मुझे मान लो अपने हाथ को चलाना है, ऊपर की तरफ बेंड करना है, ये बेटा फ्लेक्शन है, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। जब हम हाथ को फॉरवर्ड बेंड, ऊपर की तरफ बेंड करते हैं, इसको फ्लेक्शन कहते हैं, और खोलते हैं, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। अगर मुझे मान लो फ्लेक्शन करना है तो ब्रेन से सूचना आएगी कि हमने कहा है कि फ्लेक्शन करो, तो फ्लेक्शन होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो हमने क्या किया, खाना खाने के लिए निवाला तोड़ा, तो जब निवाला तोड़ा उसके लिए ब्रेन ने सूचना दी, मैसेज दिया हाथ को कि पहुंचाओ कटोरी के पास, थाली के पास, और तोड़ो। जब तोड़ेंगे फिर सब्जी लेंगे या कोई भी चीज लेंगे तो ब्रेन ही सूचना देगा, तो हमारा हाथ काम करेगा। तो हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जब भी कोई ब्रेन से सूचना आती है किसी काम को करने के लिए, किसी मसल को चलाने के लिए, जैसे मान लो मुझे आगे बढ़ना है, तो ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। हमने सोचा है कि मुझे आगे कदम बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ाने सोच रहे हैं पीछे बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान, व्हाटएवर हैपन, वो चीज, जो भी चीज आपके जीवन में हो रही है, आपका ब्रेन प्लान कर रहा है। और जिस चीज के ऊपर ब्रेन का कंट्रोल नहीं है उसको इनवॉलंटरी कहते हैं, अनैच्छिक कहते हैं। जैसे लार आ रही है, या आंसू धीरे धीरे बन रहे हैं, या पेट के अंदर पाई जाने वाली आपकी जो इंटेस्टाइन है वो हिल रही है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका हार्ट चल रहा है 72 टाइम, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपके पेट में एसिड बन रहा है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो मसल हमारी बोन से जुड़ी हुई है, उस मसल को हम इच्छा अनुसार चलाते हैं। तो होता क्या है इस बीमारी में, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, होता देखो बेटा इस इशारे में है क्या, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन किसी काम को करने की सूचना मसल को देता है। जैसे मान लो ब्रेन की जो नस है, ब्रेन की जो सेल है, उसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और न्यूरॉन कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे एक तार ऐसा होता है जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ऊपर जो सेल बॉडी होती है इसको हम लोग ये जो सेल बॉडी है इसको सेल बॉडी कहते हैं, और धागे निकले हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। ऐसा न्यूरॉन होता है, नर्व की सेल है ये। नर्व की सेल जब सूचना देती है हमारे शरीर को, मान लो बेटा यहां पर हमारे बॉडी की एक मसल है, हमारे बॉडी की एक मसल है, हमारी बॉडी की एक यहां पे मसल है, और इस मसल को हमें कांटेक्ट करवाना है, इस मसल को हमें कांटेक्ट करवाना है, तो ब्रेन से सूचना आएगी, और ब्रेन से सूचना आएगी मसल के पास, ऐसे मसल के पास सूचना आएगी, ऐसे यहां पे इस तरीके से सितार होते हैं, सूचना आएगी। तो मसल और जो नर्व है इसके बीच में जो जंक्शन होता है इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ये अभी बताया गया होगा, बताया गया ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मसल और नर्व के बीच में जो जगह है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। दिस जंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं इसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ब्रेन से बिजली, ब्रेन से सूचना आ रही है काम कराने के लिए, इस मसल को कांटेक्ट करवाना है। जब मसल को कांटेक्ट करवाना है तो क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं इसमें न्यूरॉन क्या करते हैं, एक सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम है? न्यूरोट्रांसमीटर। और यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिल कोलिन। क्या है? एसिटिल कोलिन। तो चलो यहां देखते हैं बेटा, यहां मान लो इसने क्या किया, ऐसे इसने से एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट किया, नाम था एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन नाम था इसका, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कहता है, मसल से कहता है कि काम करो, जिस काम के लिए सूचना दी गई है, कांटेक्ट करो तुम। जैसे मान लो आप खाना चबाते हैं, तो खाना चबाने की सूचना, जैसे जब भी खाना आप रखते हैं तो आपका ब्रेन सूचना देता है मसल या मैसेटर मसल को कि तुम कांटेक्ट करो, खाना चबाने का काम करो। तो मसल कांटेक्ट करती है और खाना चबाने लगते हैं। तो जब ये ब्रेन सूचना देता है मसल को और आपकी मसल काम करती है, क्यों काम करती है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन रिलीज किया गया, ये मसल के ऊपर असर डालता है। तो मसल के पास कुछ रिसेप्टर होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एसिटिलकोलिन को समझ जाते हैं, एसिटिलकोलिन को पहचान लेते हैं और काम करने लगते हैं। मसल के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर को हम लोग मस्कुलर रिसेप्टर कहते हैं, जो एसिटिलकोलिन की आवाज को पहचान लेते हैं। तो होता क्या है बेटा, इस मसल के ऊपर क्या पाया जाएगा, इस मसल के ऊपर पाए जाते हैं रिसेप्टर, ऐसे ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं।
अगर मनुष्य स्वस्थ है तो जैसे ही सूचना आएगी, न्यूरॉन का जो एंड वाला हिस्सा है एसिटिल कोलिन छोड़ेगा। ये एसिटिल कोलिन मसल के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से बोलेंगे कि मसल को कांटेक्ट करवाओ, और मसल काम करने लगती है। ये हकीकत में हेल्दी मनुष्य में ऐसा ही होता है। लेकिन एक बीमारी होती है मास्थेनिया ग्रेविस, और इस बीमारी में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है, जो बेटा हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो रोगों से लड़ने की ताकत देता है, ये ऐसे सैनिक पैदा करता है, ऐसी एंटीबॉडी पैदा करता है जो इस मसल के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर को खा जाते हैं, मार डालते हैं। अब मास्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज पैदा करता है, ऐसी एंटीबॉडीज पैदा करता है जो हमारे शरीर का ही दुश्मन बन जाता है। ये एंटीबॉडीज क्या करता है, ये इनको मार के खा जाता है। अब बताओ बेटा हमारी मसल कब काम करेगी, जब रिसेप्टर हो। अगर मास्थेनिया ग्रेविस हो गई तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मसल को जो सूचना मिलनी थी वो मिल ही नहीं पाती है, और मसल काम ही नहीं कर पाती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मास्थेनिया ग्रेविस। क्या ये इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी है? बिल्कुल गड़बड़ी है, ये इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो बेटा यहां पर क्या होता है, जो एंटीबॉडी बनते हैं, एंटीबॉडी जो वाई होता है उसी के आकार के होते हैं, वाई शेप होते हैं, ऐसे होते हैं, वाई शेप होते हैं। ये एंटीबॉडी बनते हैं और ये जाते हैं, इसको तोड़ के फेंक देते हैं, इसको तोड़ के फेंक देते हैं। इस मसल के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर नष्ट हो जाते हैं, तो यहां पे नष्ट कर देते हैं। जैसे ही ये एंटीबॉडी आती है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मसल पे पाए जाने वाले रिसेप्टर को खत्म कर देती है। अब बताओ अब होगा क्या, आपके पास मसल है, आपके पास जंक्शन भी है, आपके न्यूरॉन ने एसिटिलकोलिन भी छोड़ा, लेकिन इस एसिटिलकोलिन को पहचानने के लिए रिसेप्टर रहे ही नहीं। जब रिसेप्टर नहीं रहे तो ये मसल काम ही नहीं करती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मास्थेनिया ग्रेविस। क्या बोलते हैं? मास्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। क्या ये क्लियर है? क्या मास्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खराब हो जाते हैं? क्या मसल के पास सूचना नहीं पहुंचती है? बिल्कुल नहीं पहुंचती है। वजह क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम इन रिसेप्टर को मार के खा जाता है। ऐसे रोगी जब मिलते हैं तो ऐसी बीमारी को ठीक करना बड़ा चैलेंजिंग है मेडिकल साइंस के लिए। इनका कोई काज नहीं, हम इम्यून सिस्टम को क्या कर पाएंगे? हमारे पास खास टेक्निक्स नहीं है ऐसी बीमारियों को डील करने की। जो जेनेटिक होती है, जो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से बीमारियां होती हैं, उनको हम नहीं ठीक कर पाते। एड्स भी उसी में शुमार है। एड्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम।